नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम मिल रहे हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। और आप सबके साथ काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि एक बात शेयर करनी थी आप सबके साथ, क्योंकि भविष्य में हम रहे ना रहें तो ये बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो सोचते हुए काफ़ी दिन होगा, फिर आज का दिन फाइनली सोच ही लिया कि चलो आज आप सबके साथ वो बात जो है जो मन में शेयर कर देते हैं। तो आज थोड़ी सी आप चर्चा कराना भैया, कोई इधर उधर को ब्लॉग को नहीं, आज बस थोड़ा सा बात ही करनी है भैया। तो अभी मैं सोचा कि चलो आराम से बैठ कर ही बात करते हैं, खड़े खड़े तो हो नहीं पाएगी। तो ये पूरी जो मैं आपके साथ चर्चा शेयर करने जा रही हूँ बात, ये पूरी आप ध्यान से सुनना। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, जिसके पास टाइम है वह इस वीडियो पे रुके और पूरा देखें, जिसके पास टाइम न है तो वो वीडियो से ना देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यह स्टोरी है हमारी खुद की, किसी और कौन वीडियो कहीं तो कोई यहाँ बताओ ना, तो हमारा खुद को है। तो अपने राजस्थान में छपने अकाल पड़ो थो स्थान सबने ध्यान भी होगा और इधर उधर अपना बड़ा बुजुर्ग बस आप सुनो भी होगा। तो भी बहुत ही भयानक अकाल थो, बा कदे भी बा ट्रेजिडी मानो या हादसो बोलने वालों को नहीं, मतलब बातचीत इतिहास में दर्ज होगी। तो भाई एक बार ट्रेन आ रही है, एक बार निकल जाए ट्रेन, फिर बात करती हूँ आपसे। तो उस छपनिया काल में बहुत से परिवार उजड़ गए थे और हम कुछ उनमें से बच गए थे, जो जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि वह दिन उन्होंने कैसे काटे। तो ये हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सुनने के लिए मिलता है, वरना हम तो चलो इस चीज़ का सामना नहीं करा हमने। तो मैं आज मेरे परदादा जी की बात बताती हूँ। वह भी छपनिया काल का जो प्रकोप था उनको भी झेलना पड़ा था। तो जब छपनिया काल पड़ा तो मेरे परदादा जी थे, तो उनके मम्मी पापा ताऊ ताई मतलब उनके जो भी थे सब नष्ट हो गए थे उस छपनिया काल में। सिर्फ उनकी एक ताई जी बची थी और एक मेरे परदादा जी बचे थे। वो एक ही भाई थे, सिर्फ एक वह बचे थे। तो वो काफ़ी दिन तक तो अपने घर में रहे, मतलब जो भी उनके घर में था खाते रहे और अकेले रहते रहे। तो वो क्या करते थे, जैसे ही शाम होती थी, दिन में तो वो इधर उधर घूमते रहते थे। बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, मेरे परदादा जी सिर्फ 10-12 साल का था। और ये बात मुझे अपने पापा बताते हैं मुझे, क्योंकि पापा ने परदादा जी को अच्छे से देखा है। ये ऊपर वाले का हमें हमेशा से आशीर्वाद रहा है कि हमारी जो परदादा तक आज की पीढ़ी देख पावा हमें। अभी भी मैंने भी अपने परदादी को देखा और मेरे पापा ने भी अपने परदादा और परदादी जी को काफ़ी शादी के बाद तक देखा है। मेरी परदादी जी भी मेरी शादी के बाद गुजरे हैं और मेरे पापा की परदादी भी पापा की शादी के बाद गुजरे हैं। तो उन्होंने अच्छे से उनकी जुबानी से सुना हुआ है। तो इधर उधर वो घूमते रहते थे दिन में तो, और शाम के टाइम में जो ठंडी बासी रोटी रखते थे स्टोक करके, तो वो रोटी आती तो वो शाम का जो उखड़ी मुसड़ हुआ अपने पहले के ज़माना में आया करता, वह कूट के और वो खाता। तो वह आस पड़ोस में कोई बच्चा हाँ बेनू सोचता कि बियांगा तो घर में कोई ऐलान है, खुड़का होता, मतलब रात में खुड़का था, जब ये सोचता ऐलान है तो वह भी घर में झुके को देखता, मतलब मदद खातर को नहीं आता। वहाँ मन में एक भय बन गया जो भूत वलीत है घर में, तो कि वहाँ घर का सारा खत्म हो गया और बानिया कौन बेर गया, घर को एक बच्चों भी बच गयो। तो यहाँ कुछ दिन बीतता रहा वहाँ का। और उनकी एक ताई जी जिंदा रही थी, तो उनकी कोई औलाद नहीं थी उनकी ताई जी की। तो उनकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, जितनी मुझे पता है। सारी तो मुझे पता नहीं है, मैंने इस पर ज़्यादा सर्च भी नहीं किया, ज़्यादा पूछा भी नहीं है। जितना मुझे पता मैं आपको साथ बता देना चाहती हूँ। तो ऐसे कुछ दिन उनके गुजरते गए, लेकिन फिर सब कुछ घर में ख़त्म हो गया। इधर उधर मांगने को कुछ देता नहीं था। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने ननिहाल जाता हूँ। तो ध्यान है पहले के ज़माना में इतना यातायात को साधन थो को नहीं, तो ऊँट गाड़ा पर जाता या लोग पैदल जाता। तो वहाँ का दिमाग में वहाँ को जो रस्तो थो ननिहाल जाना को वहाँ खड़े खड़े दिमाग में थो, वह जानता कि भाई हाँ उड़ी की जास कहाँ पा। तो वहाँ को ध्यान है कि मैं नौलगढ़ तहसील में मेरा गाँव आवे और वहाँ झुंझुनू जिला में, तो वहाँ को भी ननिहाल झुंझुनू जिला में टोडी दूड़े नाम करके एक गाँव है, गुड्डा गुड्डा का सारा पड़ा है। तो टोडी दूड़े का हाँ भी नाने रथ उनको। तो वह निकल पड़ा। तो फिर वह रास्ता का मान रात होगी जना पहले के आजकल तो जैसी भी आ गई, पहले के ज़माना में जब पेड़ निकालता जड़ से तो एक गड्ढो खोता, तो वो गड्ढो काफ़ी गहर होतो। तो रात होगी जना भी गड्ढा में रात गुजारी कि भाई बाहर ना कोई जानवर ना खा जा। तो रात ने वह रात गुजारी, क्यों भूख तो ही जाए टाइम में छपनिया काल में। तो भाई को जब भूख पड़ता है जानवर को निवाड़ो नहीं बन जावा,
तो वही गड्ढा में बढ़ गया और पूरी रात भी गड्ढा में गुजारी। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े और ऐसे करते करते वो अपने ननिहाल पहुँच गए। फिर उनके मामाओं ने कुछ दिन तक तो उसको सहारा दिया। फिर उनके मामा थे जो उन्होंने विचार किया कि भैया इसके आगे पीछे कोई है नहीं और इसको तो मजबूत बनाना ज़रूरी, ये आगे अपने भविष्य में क्या कमाएगा क्या खाएगा। तो इसके लिए तो था ध्यान है कि पहले के ज़माने में जो मारो समाज थो, मेणा समाज, चोरी को सिलसिलो ज़्यादा हो, गरीबी होने का कारण बीच पर लड़ाई बुजुर्ग हवे चोरी डकैती कराया करता। तो वह मामा रात में चोरी करने खातर जाता। तो मेरा वो जो दादाजी था परदादाजी बाका मामा जी चोरी करने खातर जाता। तो मेरा परदादाजी ने हाथ पैर रस्सी से बांध कर और शमशान घाट में जो चिता जलती ने वह पास छोड़ जाता कि भाई ये वो डर से मुक्त हो जा। या रियल स्टोरी है, थाना नू लागती होगी कि भाई कोई बनाएड़ी है। तो यह बनाएड़ी वो बन मजबूत बनने खातर बन डर से बहन बा का मन से बह निकालने खातर बन जलती चिता के पास छोड़ जाता हाथ पैर बांध के कि भी अगर मन से डर निकल जाए तो यो आगे कुछ भी कर सके क्या से घूम रहे यहाँ करके। फिर बान एकदम मजबूत बना दियो। फिर यहाँ करता करता समय बीती तो यो जवान होया तो फिर उन्होंने वहाँ शादी करी। तो शादी भी मैं थाने बता दूँ, गाँव जो डुंडलोद मुकनगढ़ के पास डुंडलोद गाँव है तो वहाँ पर उनकी शादी हुई। और फिर मेरी परदादी जी दुल्हन बन के आए। तो काफ़ी सख्त टाइप की औरत थी वो, मुझे भी मेरी शादी के बाद गुजरे मतलब वो। तो काफ़ी उनके पास रही हूँ मैं भी थोड़ी बहुत और जानती हूँ, आज भी उनका ज़रा भूल नहीं पाती हूँ। तो ऐसे उनका परिवार बना। फिर शादी करके वो आई तो फिर उनकी ताई जी ने जो जिंदा बच की थी उस सपन्या काल में मेरे परदादा जी की ताई जी ने उन्होंने बहू बनाकर और परदादा जी की शादी की और अपने पास रखा मेरे परदादा जी को उनकी ताई जी ने, क्योंकि ताई जी का ताऊ जी भी नहीं था और उनकी कोई खुद की कोई संतान नहीं थी। तो ये एक देवर का लड़का बचा था यानी कि मेरे परदादा जी। तो इनके शादी करने के यानी कि इन्हीं को वो बहू बेटा अपना मान लिया पूरी दुनिया। तो फिर मेरे एक परदादा जी तो ये रचना करते हैं देखो आप। तो मेरे परदादा जी को 4 बेटे हुए और 2 बेटियां हुई। 4 बेटे 2 बेटे यानी कि 6 बच्चे पैदा हुए मेरे दादाजी को। फिर सबसे बड़े मेरे दादाजी थे, मेरे परदादा के सबसे पहले संतान मेरे दादाजी थे। और फिर मेरे दादाजी के 4 बेटे और 1 बेटी यानी कि 5 बच्चे उनके हुए। तो मेरी 1 बुआ और 4 मेरे पापा जी और भाई हैं। तो उनमें सबसे बड़े मेरे पापा जी हैं। मेरे पापा जी की संतान में हैं 8 बहन भाई, तो उनमें सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मेरे परदादा जी का फिर घर में आई 13 बहू आई यानी कि 4 तो उनके बेटों की बहू आई और बाकी उनके पोतों की बहू आई, जिनमें अभी 1 परपोता और 3 पोता अभी खुद का पोता कुंवारा है, किसी कारणवश उनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो अगर वो और आ जाएंगे तो थे और काउंट कर लियो कि कितनी बहू हो जाएंगी वहाँ का। और जो उनकी 2 बेटे थी उनकी तो शादी कर दी आसपास में करी। तो बेटा के को जो परिवार अभी नापा जोड़ा को निकाय क्योंकि बता ससुराल जल गई थी, वहाँ खुद को परिवार जोड़ो थे। तो फिर उनका पोता होया, इतनी माँ का बुआ है, उनका पोता होया हम बताऊँ। फिर उनका पोता आया यानी कि मेरे जो दादाजी हैं उनके 4 भाई, तो उनकी संतान यानी कि 12 माँ का बेटा होया, 12 पोता होया। मेरा पापा जी ने मिला के साथ में जो 4 दादा हैं उनके 4 माँ की संतान ने मिला के 12 तो माँ का पोता होया और माँ का 6 यानी कि 7 पोती इतनी है वही माँ का। और तो अब थे काउंट करो कि आपने यहाँ करें हैं। और फिर उनकी संतान हुई यानी कि तीसरी पीढ़ी हमारी स्टार्ट हुई, जिनमें हम आते हैं तीसरी पीढ़ी में। तो हम अपने सभी के मिला के यानी कि 22 हमें पड़पोती पड़पोता मिला के 22, जिनमें अभी हमारी जनरेशन में हमारी शादी हुई है। मेरा कोई खुद का भाई नहीं, अगर मेरे कोई मेरी जगह बड़ो छोटो मेरा भाई होता तो शायद उसके भी बच्चे होते, तो वो है नहीं। और मेरी जनरेशन में एक है मेरा भाई, तो अभी उसकी शादी हुई नहीं है। ये बड़ी पीढ़ी में यानी कि जो मेरे काका ही वहाँ का लड़का ही 3 ही 4 ऐसी, तो वहाँ की अभी शादी हुई को नहीं, वहाँ परिवार भी बढ़ना बाकी है। लेकिन अभी तक है जी। तो मैं थाना बता दूँ कि मैं पड़पोती पोता मेरे दादाजी का 22 होया, हाँ परदादाजी का पड़पोता पोती। और खुद का थाना में बताई थे काउंट कर लिया। तो मैं आज ये कहानी थाना खातर बता रही हूँ कि थे भी सुनी हुई एक कहावत आपने कि 1 से तो 21 हो जाए। तो मैं थानिया बताना चाहूँगी 1 से 21 को नहीं 1 से 71 हो जाए लगभग। मान लो परिवार 71 कर पहुँच के मेरे एक परदादा जी थे उस काल में बचे थे, तो उनको परिवार देखो आज इतो बड़ो हो गो। और अभी भी हमारी जनरेशन जो है मेरी जनरेशन मतलब जब मेरे बहन भाई हैं, तो अभी
उनको उनके बच्चे होने अभी बाकी हैं, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी ये जनरेशन, लेकिन अभी तक लगभग 60 से ऊपर है हमारी जनरेशन। तो कुल मिला के बात यह है कि बेटो हो बहुत जरूरी है। चाहे बेटो एक ही हो, हाँ चाहे भगवान ऊपर वालों 4 बेटियाँ दे दे, पर चारों पर एक बेटो जरूर देवे। क्योंकि बेटी तो देखो, मैं मेरे पिताजी का धनकाल का वीडियो में भी बताई, मैं आज भी बताऊँ कि मैं 6 ही और 6 में शादी करके हमारे घर आज से मतलब अगला को परिवार बड़ा से। मेरे पापा को तो बठी नाम खत्म हो जैसी हमारा बाद में। और अगर मेरे परदादा जी की जगह अगर कोई उनकी बहन होती तो हमारा क्या होता। हम तो ये सृष्टि देख ही नहीं पाते, हमारी रचना तो हो ही नहीं पाती, और हम इस अच्छी सी प्यारी सी दुनिया का लुत्फ उठा ही नहीं पाते कि इस दुनिया में क्या कुछ है। तो वह थे, उनके कारण आज हम इस दुनिया में खिलखिलाते मुस्कुराते हैं, और उतार चढ़ाव जो भी है उनकी वजह से आज हम ये दुनिया देख रहे हैं। तो वह जहाँ कई बार हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और पीछे उनका बहुत ही बड़ा भरा पूरा परिवार है, मतलब 60 से ऊपर तो अभी भी हमारी टप चुका मिता हमारा परिवार में, और अभी मेरे को किताब और होगा। तो लास्ट मेरा ये कहना है कि भी बेटियां होनी ज़रूरी हैं, भेदभाव ना करो, बराबर शिक्षा दो, बराबर प्यार दो, बराबर परवरिश दो बेटा ने बेटी ने। पर लड़कों भी एक तो आपको होना ही चाहिए। देखो तो थाने या किसी को लागो, और बाकी की थे काउंट करके बता दो कि ये थाने बताया मैं कितना है सगड़ा